नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं आप सबके बीच डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम में। चलिए देर न करते हुए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले आप लोग यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। और आज के लिए आपका पहला प्रश्न, पर्यावरण संरक्षणवादी के रूप में टाइम की वुमेन ऑफ द ईयर, टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 सूची में शामिल किया गया है। किसे शामिल किया गया है? राधिका गुप्ता, पूर्णिमा देवी बर्मन, चंद्रिका टंडन और बिमला बहुगुणा। तो बिमला बहुगुणा जो है अभी फ़िलहाल में इनका देहावसान हो गया। ये सुंदरलाल बहुगुणा की पत्नी थी, ठीक है, चिपको आंदोलन से संबंधित थी। चंद्रिका टंडन जो है अभी फ़िलहाल में ग्रैमी अवार्ड इन्हें मिला था 67वां। तो यहाँ पर पूर्णिमा देवी बर्मन जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्हें ही जो है अभी टाइम पत्रिका ने वुमेन ऑफ द ईयर घोषित किया है, ठीक है। तो चलिए इनकी व्याख्या को देखें। तो ये रही वुमेन ऑफ द ईयर पूर्णिमा देवी बर्मा नहीं, ठीक है। चलिए देखें व्याख्या को। तो भारतीय जीव विज्ञानी और पर्यावरण संरक्षिका डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन के लिए एक नई उपलब्धि है। प्रसिद्ध भारतीय जीव विज्ञानी और वन जीव संरक्षणवादी को टाइम पत्रिका की 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर में शामिल किया गया है। डॉक्टर बर्मन इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल एकमात्र भारतीय महिला हैं। यह सम्मान एकमात्र भारतीय महिला हैं, याद रखिएगा। यह सम्मान असाधारण नेताओं को सम्मानित करता है जो एक बेहतर और अधिक समान दुनिया की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। 45 वर्षीय डॉक्टर बर्मन असम में लुप्तप्राय ग्रेटर एडजटेंट स्टार्क, जिसे स्थानीय रूप से हरगिला या हड्डी खाने वाला के नाम से जाना जाता है, इसकी रक्षा के लिए अपने काम के लिए प्रसिद्ध हैं। ये उनके ज़मीनी स्तर के संरक्षण पहल ने पक्षी की आबादी को सफलतापूर्वक बढ़ाया है और स्थानीय समुदायों, विशेष रूप से महिलाओं को वन जीव संरक्षण प्रयासों में शामिल किया है। 20,000 से अधिक जो है महिला संरक्षणवादियों के समूह हरगिला आर्मी के माध्यम से उन्होंने सारस के बारे में लोगों की धारणा को उपद्रव से बदलकर स्थानीय गौरव के प्रतीक में बदल दिया है। तो ये जो पूर्णिमा देवी बर्मन जी हैं, ये मुख्यतः सारस के संरक्षण के लिए कार्य कर रही थी और इसके लिए इन्होंने कौन सा आर्मी बनाया? हरगिला आर्मी। और ये इनका संबंध कहाँ से है? असम राज्य से, ठीक है। चलिए इसकी और व्याख्या को देखें। तो टाइम की सूची में उनका शामिल होना उनके संरक्षण कार्य के प्रभाव को उजागर करता है, जो पर्यावरण सक्रियता को सामुदायिक सशक्तिकरण के साथ जोड़ता है। टाइम पत्रिका की वर्ष 2025 की महिलाओं की सूची में समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली 13 असाधारण महिलाओं को शामिल किया गया। डॉक्टर बर्मन के साथ इस सूची में प्रशंसित ऑस्ट्रेलियाई अभिनेता निकोल किडमैन और फ्रांसीसी कार्यकर्ता गिसेले पेलिकाट भी शामिल हैं, जिन्होंने अपने बार बार बलात्कार और यौन शोषण को महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक न्याय के लिए एक सशक्त शक्तिशाली लड़ाई में बदल दिया। चलिए अगला प्रश्न देखें। तो कैस्पियन सागर पाइपलाइन कंसोर्टियम के संबंध में विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो यह पाइपलाइन पश्चिमी कजाकिस्तान से रूसी क्षेत्र के माध्यम से नोवोरोसिस्क के काला सागर बंदरगाह तक तेल पहुंचाते हैं। हाल ही में इस पंपिंग स्टेशन पर यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम के माध्यम से तेल प्रवाह 30 से 40% तक कम हो गया है। तो पूछ क्या रहा है? सही विकल्प का चयन करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ दोनों विकल्प हमारे सही हैं। तो ये रहा कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम
ठीक है। ये कजाकिस्तान से रूस तक जाता है। और देखें तो यह जो है एक पंपिंग स्टेशन पर यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम के माध्यम से तेल प्रवाह लगभग 30 से 40% तक कम हो गया है, इसीलिए चर्चा का विषय है। यह हमला जो है जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ है, यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका और रूसी अधिकारियों के बीच वार्ता की पूर्व संध्या पर हुआ है। बैठक के बाद जिसमें कीव को बाहर रखा गया था और डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने कहा कि वह और अधिक वार्ता आयोजित करने के लिए सहमत हो गया है। मुख्य बिंदु की बात करें तो कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम जो है एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय तेल परिवहन परियोजना है जिसमें रूस, कजाकिस्तान और अगड़ी वैश्विक तेल कंपनियां शामिल हैं। 1510 किलोमीटर इसकी लंबाई कितनी है? 1510 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के निर्माण और संचालन के लिए स्थापित सीपीसी कजाकिस्तान के तेंजिंग तेल क्षेत्र से रूस के काला सागर तट तक नोवोरोसियस्क समुद्री टर्मिनल तक कच्चे तेल की आवाजाही की सुविधा प्रदान करता है। सीपीसी यानी कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम की मुख्य विशेषताएं देख लें तो मार्ग और क्षमता की बात करें तो यह पाइपलाइन पश्चिमी कजाकिस्तान से रूसी क्षेत्र के माध्यम से नोवोरोसियस्क के काला सागर बंदरगाह तक तेल पहुंचाता है। 2022 तक इसने प्रतिदिन लगभग 1.2 मिलियन बैरल का संचालन किया। बैरल क्या है? जो हम तेल भेजते हैं ना तो बैरल में भेजते हैं, ठीक है, लीटर में नहीं, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी भेजनी होती है ना। जो वैश्विक तेल मांग का लगभग 1.2% है। शेयर धारक की बात करें तो इसमें कौन कौन है? तो कंसोर्टियम के प्रमुख हितधारकों में ट्रांसनेफ्ट, काज मुनेगैस और शेवरॉन कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम कंपनी और लुका कर्वी बीवी है। चलिए आगे की व्याख्या के देखें तो सामरिक महत्व भी है इसका कुछ, जैसे सीपीसी पाइपलाइन कजाकिस्तान के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कासागन और चागानक से तेल निर्यात करने के लिए महत्वपूर्ण है, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए एक विश्वसनीय मार्ग प्रदान करता है। तो ये रहा हमारा कजाकिस्तान और ये पाइपलाइन कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है, इस तरीके से। चलिए अगला प्रश्न देखें तो जल जीवन मिशन की शुरुआत कब की गई? तो अभी जो है राज्य स्तरीय मंत्रियों की बैठक उदयपुर में हुई जल तनाव से संबंधित, तो ये उसी से संबंधित प्रश्न है। हालांकि कल हमने इसको शामिल किया था, लेकिन इसके महत्वपूर्ण पहलू जो है देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये कब शुरू की गई थी? 2019 में। चलिए इसकी व्याख्या को देखें तो जल जीवन मिशन वर्ष 2019 में शुरू किया गया। यह मिशन वर्ष 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कलेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल की आपूर्ति की परिकल्पना करता है। यानी कि इस मिशन के तहत हर व्यक्ति को, मतलब एक परिवार में चाहे जितने भी सदस्य हों, प्रत्येक सदस्य के हिसाब से 55 लीटर प्रतिदिन जल पहुंचाया जाएगा। जल जीवन मिशन पेयजल हेतु एक जल आंदोलन बनना चाहता है, जिससे यह हर किसी की प्राथमिकता बन जाए। यह जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो जल जीवन मिशन किसके अंतर्गत है? जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत। जीवन मिशन जो है शहरी के बारे में बात करें तो वित्तीय वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में सतत विकास लक्ष्य 6 यानी SDG 6 के अनुसार सभी शहरों में कार्यात्मक नल के माध्यम से घरों में जल की आपूर्ति के सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करने हेतु आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत जल जीवन मिशन शहरी योजना की घोषणा की गई थी। यह अब यहाँ पर आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय याद रखिएगा। यह
जल जीवन मिशन ग्रामीण का पूरक है, जिसके तहत वर्ष 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से श्रमिक सभी ग्रामीण घरों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल की आपूर्ति की परिकल्पना की गई है। जल जीवन मिशन शहरी का उद्देश्य क्या है? तो नल और सीवर कनेक्शन तक पहुंच सुनिश्चित करना। ठीक है, जल निकायों का पुनरुत्थान और जली चक्र अर्थव्यवस्था की स्थापना। अगला प्रश्न देखें तो इन्फ्लुएंजा शरीर के इन्फ्लुएंजा होगा, ठीक है, सॉरी, इन्फ्लुएंजा शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत, श्वसन तंत्र, अमाशय, और इनमें से कोई नहीं। तो किसे प्रभावित करता है? तो ये श्वसन तंत्र को सबसे पहले प्रभावित करता है। ये मस्तिष्क को भी हमारे प्रभावित करता है, ठीक है, लेकिन सबसे पहले श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। चलिए व्याख्या को देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में मौसमी फ्लू यानी इन्फ्लुएंजा के मामले में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है। इन्फ्लुएंजा, जिसे सामान्यतः फ्लू के नाम से जाना जाता है, एक वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। यह वायरस तब फैलता है जब कोई संक्रमित व्यक्ति की हवा में सांस लेता है। अब ये जैसे ये कोई संक्रमित व्यक्ति है, इसने नाक से जो है छींक मारा और यहाँ तक फैल गया। अब यहीं पर कोई दूसरा व्यक्ति है, जब वो सांस लेगा तो उसके भी नर्वस सिस्टम में जाएगा, नोजल में जाएगा, तो उससे वो संक्रमित हो सकता है। संक्रमित व्यक्ति 3 फीट से कम दूरी पर खांसता, छींकता या हंसता है, तब यह फैलता है। यह श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। फ्लू के विभिन्न प्रकार जैसे स्ट्रेन पर हर साल बीमारियों का कारण बनते हैं। ये रोगाणु संक्रामक होते हैं और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैलते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस के कई प्रकार भी हैं, जैसे H1N1, H3N2 और B प्रमुख है। इसकी रोकथाम के लिए सबसे प्रभावी तरीका है फ्लू का टीका लगवाना है। इन्फ्लुएंजा के लक्षण क्या होंगे? तो बुखार और ठंड लगना। हम आमतौर पर मलेरिया में ही जानते हैं कि बुखार, ठंड के साथ बुखार आता है, तो ऐसा नहीं है, इन्फ्लुएंजा हो जाए तो भी ये लक्षण दिखते हैं। खांसी और गला खराब होना, सिर दर्द एवं मांसपेशियों में दर्द, नाक बहना एवं बंद होना। इसके गंभीर मामलों में सांस लेने में कठिनाई शामिल है। चलिए अगला प्रश्न देखें तो Su-57 किस देश का लड़ाकू विमान है? तो अभी एयर एक्सपो हुआ था और उसमें ये प्रदर्शनी में लगाया गया था, तो ये पूछ रहा है कि सुखोई 57 है, यू का मतलब सुखोई है, किस देश का लड़ाकू विमान है? तो ये रूस का है। चलिए व्याख्या को देखें तो सुखोई 57 एक ट्विन इंजन स्टील्थ मल्टीपर्पज फाइटर विमान है। तो स्टील्थ है मतलब उसके आउटर लेयर पर कार्बन के नैनो पार्टिकल लगे हुए हैं, यानी बहुत मजबूत है। दिसंबर 2020 में रूस की सुखोई कंपनी द्वारा विकसित Su-57 एक ट्विन 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। इसे हवाई श्रेष्ठता और स्ट्राइक मिशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी अधिकतम गति 2 मैक है और इसकी लड़ाकू रेंज लगभग 1900 किलोमीटर है। लॉक डी मार्टिन द्वारा निर्मित F-35 एक सिंगल इंजन स्टील्थ फाइटर है, जबकि सुखोई 57 क्या था? डबल इंजन वाला, जो 3 संस्करणों में उपलब्ध है। इसकी अधिकतम गति मैक 1.6 है और इसकी लड़ाकू रेंज 1500 किलोमीटर है। F-35 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंजन लगा हुआ है और वो कहाँ का है? अमेरिका का है। चलिए, हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा का शुभारंभ किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड में। कहाँ पर हो जाएगा? हमारा राइट आंसर सी होगा। अभी उड़ीसा ने भी जो है अपने यहाँ डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए विधानसभा में वहाँ पर पूरी विधानसभा डिजिटलाइज रूप में की थी। तो अभी ये राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन का भी जो शुभारंभ किया गया है राजस्थान में।
तो राजस्थान के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है ई विधानसभा एप्लीकेशन का शुभारंभ और विधानसभा की कार्रवाई अब पूरी तरह से पेपरलेस उद्देश्य पारदर्शिता, दक्षता और कार्य प्रणाली में सुधार लाना है। इसके तहत ये इन्होंने किया। किसने उद्घाटन किया? पुष्कर सिंह धामी जी ने। डिजिटल इंडिया पहल के तहत भारत सरकार ने देश की सभी विधानसभाओं को कागज रहित प्रारूप में परिवर्तित करने और उन्हें एक मंच पर एकीकृत करने के लिए केंद्र प्रायोजित नेशनल ई विधान एप्लीकेशन योजना शुरू की है। योजना का कार्यान्वयन लागत लगभग 60% हिस्सा भारत सरकार और 40% हिस्सा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। भारत सरकार ने वर्ष 2015 में भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज व ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित करने के उद्देश्य से डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 2015 में। इसके प्रमुख उद्देश्यों में डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, डिजिटल सेवाएं प्रदान करना और डिजिटल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न देखें तो अभी जो कुंभ से संबंधित ये प्रश्न है, तो फेकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की बात हो रही है। तो अभी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो है जांच किया और वहाँ पर पाया कि कुछ फेकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया वहाँ पर पाए जा रहे हैं गंगा जी के पानी में। और जो वहाँ पर मेला लगा हुआ है वहाँ पर लोग अत्यधिक मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ डाल दे रहे हैं, तो ऐसा हो रहा है। कहाँ पाए जाते हैं? आंत में। यहाँ अंत नहीं होगा, आंत होगा। आंत, फेफड़े, मस्तिष्क। तो ये राइट आंसर हमारा आंत हो जाएगा। चलिए, प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले के दौरान गंगा नदी के जल में फेकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा चिंताजनक स्तर पर पाई गई है। गौरतलब है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को सूचित किया है कि महाकुंभ के दौरान गंगा के कई स्थानों पर फेकल कोलीफॉर्म का स्तर स्नान के लिए निर्धारित मानकों से अधिक है। सीपीसीबी की रिपोर्ट बताती है कि फेकल कोलीफॉर्म का स्तर प्रति 100 मिलीलीटर 2500 यूनिट की सुरक्षित सीमा से कहीं अधिक है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो हाल ही में किस राज्य के बजट को उस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य का पहला हरित बजट बताया है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। अभी कल यूपी का बजट हमने एमसीक्यू में देखा था और यूपी के बजट से संदर्भित जो है हम अलग से सेशन भी लेके आएंगे। फिलहाल में इसका आंसर जो है राज्य का पहला हरित बजट। हरित बजट क्या होता है? पर्यावरण को बढ़ावा देना और उसके संरक्षण के लिए काम करना। ठीक है, तो राजस्थान वैसा ही सूखा प्रवण क्षेत्र है, कुछ एरिया को छोड़ दें तो बाकी लगभग रेगिस्तान ही पाए जाते हैं। तो इसलिए पहला हरित बजट जो है यहाँ पर लाया गया है। जलवायु और पर्यावरण लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता के लिए बजटीय नीति निर्माण के साधनों का उपयोग करना है, इसका लक्ष्य है। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी, तो वहाँ की वित्त मंत्री कौन है? दिया कुमारी हैं। यूपी के वित्त मंत्री कौन है? सुरेश खन्ना जी ने 19 फरवरी 2025 को विधानसभा में 2025-26 का राज्य बजट पेश किया। इस बजट में बुनियादी ढांचे के विकास, रोजगार सृजन और जल आपूर्ति परियोजनाओं पर जोर दिया गया। वहीं इस बजट में 84,643 करोड़ रुपए के राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया गया है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का यानी स्टेट जीडीपी का जो है कितना परसेंट रहेगा? 4.25%। और एफआरबीएम एक्ट क्या कहता है कि 3% लाना है। बजट का कुल परिव्यय जो है 5.37 लाख करोड़ रुपए है। वहीं स्टेट जीडीपी 2025-26 में बढ़कर 19,89,000 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है। अनुमानित राजस्व प्राप्तियां 2.94 लाख करोड़ रुपए हैं और अनुमानित राजस्व व्यय 3.25 लाख अनुमानित करोड़ रुपए हैं। वहीं अनुमानित राजस्व घाटा 31,009 करोड़ रुपए है। अब ये क्या है? राजस्व प्राप्तियां क्या हैं,
राजस्व घाटा क्या है, ठीक है, ये सब जो है हमने इसी चैनल पर बजट के सेशन में हमने डाल रखा है। तो पहला फर्स्ट वीडियो जो है, बजट के 2 सेशन लिए थे, केंद्रीय बजट जब आया था तो उस समय फर्स्ट वीडियो जो है इसी बजट से संबंधित है। वहाँ पर महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी को हमने डिस्कस किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत लाभार्थियों को प्रति माह 150 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। कृषि और घरेलू बिजली कनेक्शन के तहत 50,000 नए कृषि बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे और 5 लाख घरेलू बिजली कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। वहीं सामाजिक सुरक्षा के तहत बुजुर्गों, विधवाओं, अकेली महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों और छोटे व सीमांत किसानों के लिए मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 1,200 रुपये से बढ़ाकर 1,250 रुपये कर दिया गया है। तो बढ़ोतरी कितनी हुई है? 50 रुपये की। तो प्रश्न में आ जाए कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है, तो 50 रुपये की, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए जो है एक्स्ट्रा पॉइंट में था, चलिए बीच में आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखें। हाल ही में एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में किस पार्टी को सर्वाधिक 4,340 करोड़ का चंदा मिला है? तो एडीआर क्या है? एक गैर सरकारी संगठन है, एनजीओ है, ठीक है। और एडीआर ने ही जो चुनावी बॉन्ड था उससे संबंधित याचिका दायर की थी कोर्ट में, और उसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी। तो उसी ने अभी रिपोर्ट प्रकाशित की है। तो पूछ रहा है कि किस पार्टी ने सर्वाधिक 4,340 करोड़ का चंदा प्राप्त किया है, किस पार्टी ने? तो कौन सी पार्टी है? बीजेपी है। सबसे ज़्यादा पैसा जो है इन्होंने प्राप्त किया है। चलिए आगे देखें। तो भारतीय जनता पार्टी वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत की सबसे समृद्ध राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी है, जिसकी कुल आय रुपये 4340.47 करोड़ रही, जैसा कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की नवीनतम रिपोर्ट में बताया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है 1225.11 करोड़ रुपए की आय के साथ दूसरे स्थान पर रही, जबकि अन्य राष्ट्रीय पार्टियों जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, सीपीआईएम, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और नेशनल पीपल्स पार्टी ने भी अपनी वित्तीय स्थिति का खुलासा किया है। तो कुल अभी जो है 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, ठीक है। तो ये सब पार्टियां भी अपना वित्तीय स्थिति का खुलासा की हैं। एडीआर रिपोर्ट के अनुसार भाजपा की कुल आय वित्तीय वर्ष 2023-24 में रुपये 4340.47 करोड़ रुपए रही, जो 6 राष्ट्रीय पार्टियों की कुल आय का 74.56% है। तो 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, 6 राष्ट्रीय पार्टियों के पास जितना टोटल मिला के पैसा है, उसमें से अकेले बीजेपी की 74.56% फंड जो है बीजेपी के पास है, यानी 75% आप मोटी मोटा मान सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में सभी 6 राष्ट्रीय पार्टियों में जैसे भाजपा, कांग्रेस, सीपीआईएम, आप, बीएसपी और एनपीईपी की कुल आय रुपये कितनी रही? 5820.91 करोड़ रुपए रही। भाजपा की हिस्सेदारी की बात करें तो सबसे अधिक 4340 करोड़ रुपए। कांग्रेस की हिस्सेदारी की बात करें तो 1225 करोड़ रुपए। दान और योगदान देने में भी आगे है। भाजपा को दान और योगदान के जरिए कितना मिला है? 3967.14 करोड़ रुपए। कांग्रेस को 1129.66 करोड़ रुपए और सीपीआईएम को 74.86 करोड़ रुपए मिले हैं। चलिए अब ये एआई से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। डीप सीक आपने देखा, चैटबॉट देखा था पहले। अभी हाल ही में एआई ग्रोक 3 का अनावरण किसने किया है? तो बिल गेट्स, जेफ बेजोस,
मार्क जुकरबर्ग और एलन मस्क। तो किसने किया है? एलन मस्क ने किया है। चलिए व्याख्या को देखें। तो एलन मस्क की एआई कंपनी ने नया और स्मार्ट एआई चैटबॉट ग्रोक 3 लॉन्च किया है। ठीक है। एक डेमो इवेंट के दौरान मस्क ने कहा कि हम ग्रोक 3 को पेश करने के लिए बहुत एक्साइटेड है, जो हमारे हिसाब से ग्रोक 2 से बहुत अपग्रेड है। इसे बनाने में बहुत कम समय लगा है, इनका एलन मस्क जी का कहना है। इस लॉन्च इवेंट को लगभग 1 लाख दर्शकों ने देखा, जहां ग्रोक 3 की असाधारण क्षमताओं, विकास प्रक्रिया और अन्य प्रमुख एआई मॉडलों की तुलना में इसकी श्रेष्ठता को प्रदर्शित किया गया। ग्रोक 3 के विकास में अत्यधिक कंप्यूटिंग संसाधनों की आवश्यकता पड़ी थी। ग्रोक 3 के पीछे जो है विशाल कंप्यूटिंग शक्ति का इस्तेमाल किया गया। ग्रोक 3 के विकास में अत्यधिक कंप्यूटिंग संसाधनों की आवश्यकता पड़ी। XAI के अधिकारियों ने बताया कि इस एआई को सक्षम बनाने के लिए उन्होंने एक व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। मात्र 122 दिनों में 1 लाख जीपीयू की स्थापना की गई, जो एआई अनुसंधान और विकास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। H100 क्लस्टर का आकार 92 दिनों में दोगुना कर दिया गया, जिससे ग्रोक 3 के प्रशिक्षण और सुधार की प्रक्रिया और तेज हो गई। इस अभूतपूर्व कंप्यूटिंग क्षमता ने ग्रोक 3 को तेज, सटीक और गहरी शक्ति वाला एआई बना दिया है। यहाँ ग्रोक होगा, ठीक है। ग्रोक 3 को तेज, सटीक और गहरी शक्ति वाला एआई बना दिया, जिससे यह अब तक के सबसे उन्नत एआई सिस्टम में से एक बन गया है। ग्रोक 3 का भविष्य क्या है? तो ग्रोक 3 का अनावरण कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो रहा है। XAI लगातार एआई की सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है और यह नया एआई मॉडल विभिन्न उद्योगों को बदलने में अहम भूमिका निभा सकता है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में एआई संचालित ट्यूटरिंग और सामग्री निर्माण, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्नत निदान और चिकित्सा अनुदान, और वित्त के क्षेत्र में बाजार पूर्वानुमान और जोखिम विश्लेषण करना इसका काम हो सकता है। सॉफ्टवेयर विकास स्वचालित कोडिंग और डिबगिंग के जरिए हुआ। ग्रोक 3 की श्रेष्ठ बुद्धिमत्ता और गहन सक्षम क्षमताओं के साथ XAI मानव एआई सहयोग के एक नए युग की शुरुआत कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखें। तो हाल ही में किस देश की, या किस होगा, किस देश की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC नीति का अनावरण किसने किया? हाल ही में किस देश में, ये यहाँ पर लगा, किस देश में देश की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC नीति का अनावरण किया गया? तो तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात या मध्य प्रदेश। तो किसने किया है? ये मध्य प्रदेश ने किया है। चलिए व्याख्या को देखें। तो मध्य प्रदेश ने देश की पहली समर्पित वैश्विक क्षमता केंद्र GCC नीति शुरू की है, जिसका उद्देश्य राज्य को वैश्विक नवाचार और सहयोग के लिए अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित करना है। मध्य प्रदेश GCC नीति 2025 में पूंजीगत व्यय, वेतन, कौशल उन्नयन और अनुसंधान और विकास के लिए प्रोत्साहनों को एकीकृत किया गया है। एक समर्पित नोडल एजेंसी भी बनाई जाएगी। मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड नीति कार्यान्वयन की देख रेख करेगी। लक्षित क्षेत्र और रणनीतिक फोकस क्या होगा? तो यह नीति IT, वित्त, इंजीनियरिंग, मानव संसाधन और उभरती प्रौद्योगिकियों सहित प्रमुख क्षेत्रों को लक्षित करती है। डिजिटल परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI और साइबर सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। व्यवसाय केंद्रों का विकेंद्रीकरण करना है। यह टीयर 2 शहरों में GCC विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला समर्पित ढांचा है। इस पहल का उद्देश्य पारंपरिक मेट्रो शहरों से परे व्यापार केंद्रों को स्थानांतरित करना है तथा क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। यानी कोई भी औद्योगिक क्षेत्र सिर्फ एक स्थान तक सीमित न रहे, इसका विस्तार दूसरे जगहों तक भी होता रहे, ताकि अन्य लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। मध्य प्रदेश में 5 विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं। 15 से अधिक IT पार्क और 150 से अधिक
इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण इकाइयां भी मौजूद हैं। आईटी प्रमुख आईटी केंद्र में इंदौर, भोपाल, जबलपुर शामिल हैं, जहां नॉलेज सिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0 जैसी परियोजनाएं भी प्रस्तावित हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2023 में चौथे स्थान पर एमपी रहा है। मध्य प्रदेश सुव्यवस्थित नियामक प्रक्रियाओं और निवेशक अनुकूल नीतियों को सुनिश्चित करता है। नीति कार्यान्वयन और शासन की बात करें तो एमपीएसईडीसी नीति क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। एक समर्पित नीति कार्यान्वयन इकाई परियोजना अनुमोदन, प्रोत्साहन, आवंटन और अनुपालन निगरानी का प्रबंधन करेगी। नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक तकनीकी केंद्रों को आकर्षित करने के माध्यम से मध्य प्रदेश 2030 तक 110 बिलियन अमेरिकी डॉलर के जीसीसी बाजार के भारत के दृष्टिकोण में योगदान देता है। चलिए अगला प्रश्न देखें। तो 21 फरवरी को दिल्ली में सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा किया गया है? भूटान के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। तो अभी किसने किया है? भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। तो प्रधानमंत्री 21 फरवरी को दिल्ली के सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है। इसका एक शॉर्ट वीडियो भी मैंने डाला है यूट्यूब पर, तो इसी चैनल पर है, आप देख सकते हैं। कॉन्क्लेव में नेतृत्व से संबंधित पहलुओं पर चर्चा करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को एक साथ लाया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में जो है भूटान के राष्ट्रपति रहे। सॉल जो है गुजरात में एक आगामी नेतृत्व संस्थान जो प्रामाणिक नेताओं को सार्वजनिक भलाई को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाएगा। तो इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी नेता हैं वो समाज में अपनी भूमिका कैसे अदा कर सकते हैं और समाज को कैसे बेहतर बना सकते हैं अपने राजनीति के माध्यम से, ठीक है, समाज सेवा के माध्यम से। इसलिए ये लीडरशिप कॉन्क्लेव का पहला संस्करण आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 21 फरवरी को सुबह 10:30 बजे नई दिल्ली के भारत मंडपम में सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया। तो पहला संस्करण है, याद रखिएगा। इस अवसर पर वे उपस्थित लोगों को संबोधित भी किया। भूटान के प्रधानमंत्री है, वहाँ राष्ट्रपति निकल गया था, तो माफ़ कीजिएगा। तो भूटान के प्रधानमंत्री दासो सेरिंग तोबगे मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य भाषण दिए। 21 से 22 फरवरी तक चलने वाले 2 दिवसीय सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव एक प्रमुख मंच के रूप में काम करेगा, जहां राजनीति, खेल, कला और मीडिया, आध्यात्मिक दुनिया, सार्वजनिक नीति, व्यवसाय, सामाजिक क्षेत्र जैसी विविध क्षेत्रों के नेता अपनी प्रेरक जीवन यात्राएं साझा करेंगे, मतलब अनुभव अपना साझा करेंगे, और नेतृत्व से संबंधित पहलुओं पर चर्चा किया जाएगा। यह कॉन्क्लेव सहयोग और विचार नेतृत्व के लिए एक पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देगा, जिससे युवा दर्शकों को प्रेरित करने के लिए विफलताओं और सफलताओं दोनों से सीखने में सुविधा होगी। स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप यानी सोल, स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप गुजरात में एक आगामी नेतृत्व संस्थान है जो प्रामाणिक नेताओं को सार्वजनिक भलाई को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाता है। इसका उद्देश्य औपचारिक प्रशिक्षण के माध्यम से भारत में राजनीतिक नेतृत्व के परिदृश्य को व्यापक बनाना है। उन लोगों को शामिल करना है जो केवल राजनीतिक वंश से नहीं बल्कि सार्वजनिक सेवा के लिए योग्यता, प्रतिबद्धता और जुनून के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। सोल आज की दुनिया में नेतृत्व की जटिल चुनौतियों को नेविगेट करने के लिए आवश्यक अंतर्दृष्टि, कौशल और विशेषज्ञता लाता है। तो ये रहा आज का सेशन। उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और सेशन अच्छा लगा हो, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से सारे करंट अफेयर कवर होते हों, तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों तक शेयर भी करें। साथ में अपने कमेंट भी लिखते रहें कमेंट बॉक्स में कि हम आपके लिए और किस तरीके से बेहतर वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जो है स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए।
मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।